एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिजिक्स क्लासेस में। दिस सेशन इज फॉर क्लास 12th एंड वी आर स्टडीइंग चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, व्हाट इज पोलराइजेशन, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स and some theoretical topics we have studied। और उन टॉपिक्स के साथ में इस चैप्टर का एक सेक्शन फिनिश हो जाता है। अब यहां से इस चैप्टर का वो पोर्शन शुरू होता है जो कि इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ में इंटरेस्टिंग भी है, एंड दैट इज कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि कैपेसिटर्स होते क्या हैं, उनकी कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, कितने टाइप के कैपेसिटर्स होते हैं और हमको कौन कौन से कैपेसिटर्स पढ़ने हैं, यानी कि आपके सिलेबस में कौन कौन से कैपेसिटर्स हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में आपको बताऊं एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि कई सारे ऐसे टॉपिक्स जो कि हम पढ़ भी चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे भी आगे। जनरल कॉन्वर्सेशन में, आम बोलचाल की भाषा में हमने कई बार उनके यूज किए होंगे, उन शब्दों के यूज किए होंगे जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, लेकिन उनका प्रैक्टिकल मीनिंग हमको नहीं पता है ना। मैं बहुत बेसिक से लेकर के आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जो हमारे घर में इलेक्ट्रिक फैन होता है, उस इलेक्ट्रिक फैन में आपने देखा होगा एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट सा टंगा हुआ होता है ऊपर की तरफ, जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम लोग कंडेंसर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडेंसर। कि साहब इस फैन का कंडेंसर वीक हो गया है, ये खराब हो गया है, इसीलिए फैन की स्पीड बहुत कम है। तो ये कंडेंसर एक्चुअली में क्या है? ये एक टाइप ऑफ कैपेसिटर है। क्या है? कैपेसिटर है। कैपेसिटर होता क्या है? कैपेसिटर इज अ डिवाइस which stores electrical energy in the form of electrical charge। कैपेसिटर वो डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का सोर्स क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे स्टोर करी जा सकती है? जब उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। वो चार्ज स्टोर करता है, और जब भी उस चार्ज की, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सडन रिक्वायरमेंट हमको होती है, वो कैपेसिटर प्रोवाइड कर देता है। देखिए, यहीं से हमको ये डिफरेंस भी पता लगेगा कि सेल में और कैपेसिटर में डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि कुछ लोगों ने पढ़ रखा है सेल या बैटरीज जो होती हैं ये भी तो चार्ज स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, है ना। तो कैपेसिटर में और सेल में या बैटरी में क्या डिफरेंस है? कैपेसिटर्स एग्जैक्टली आपको एट सडन जितना भी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ऑल इज गिवन, है ना। एक साथ सारा का सारा चार्ज या इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर दी जाती है, जबकि इलेक्ट्रिक सेल में ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रिक सेल या बैटरीज जो होती हैं, दे स्टोर चार्ज, ओके, एंड दे ट्रांसफर द चार्ज एट द सेम रेट। ठीक है ना। सडनली कुछ भी ट्रांसफर नहीं होता। किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के स्टार्टिंग पॉइंट पर, स्टार्टिंग पोजीशन पर जो सडन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, वो कैपेसिटर की मदद से ही दी जा सकती है। तो कैपेसिटर्स क्या होते हैं? दे स्टोर्स द इलेक्ट्रिकल चार्ज, ओके, एंड व्हेनेवर इट रिक्वायर्स इट प्रोवाइड्स टू अ सर्किट, ओके। अब कैपेसिटर्स जो है, हमने आपको बता दिया कि कैपेसिटर जो होते हैं वो चार्ज स्टोरेज डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। कैपेसिटर्स तीन टाइप के हमको पढ़ने हैं इस चैप्टर में। नंबर 1, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नंबर 2, स्फेरिकल कैपेसिटर। एंड नंबर 3, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। कौन से? सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। अब क्वेश्चन ये है
कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और ये सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, जो भी हम ये 3 कैपेसिटर्स यहाँ पर हमने आपको लिख करके बताए हैं, क्या इनकी शेप के आधार पर, इनकी शेप के बेसिस पर भी क्या कैपेसिटर की कैपेसिटी जो होती है वो अलग अलग डिफाइंड होती है? यस। और इसीलिए 3 टाइप के कैपेसिटर्स है। वैसे तो जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि कैपेसिटर किसी भी शेप, किसी भी साइज का हो सकता है। कैपेसिटर्स को किसी भी शेप या साइज का कंसीडर करा जा सकता है, ये वो हो सकता है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में उन डिवाइसेस का रोल सबसे ज्यादा होता है जिन डिवाइसेस के लिए आपको आउटपुट अच्छा मिले और इनपुट आपको कम से कम रिक्वायर्ड। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हमको यही बात समझनी पड़ेगी कि कैपेसिटर की कैपेसिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है या किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि कैपेसिटर की कैपेसिटी होती क्या है, हमको ये पता होना चाहिए। देखिए, समझने को तो टेक्निकल टर्म्स में हम आपको समझाएंगे ही, लेकिन एक बहुत बेसिक सी बात है कि खाने वाली चीज को जब तक कि खाने की फॉर्म में एग्जैक्टली चेंज ना कर दिया जाए वो खाने में टेस्टी कैसे लगेगी, है ना? चपाती है, चपाती के केस में क्या होता है, आप डायरेक्ट तो गेहूं खा के पानी पी नहीं लेते हो। गेहूं को बाकायदा पिसवाया जाता है, फिर उसको आटे में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसकी चपाती बनाई जाती है, फिर उसको खाया जाता है। ऐसे ही कैपेसिटर हो तो किसी भी शेप का सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है, लेकिन क्या आउटपुट कैपेसिटर का हमको मिलना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम चार्ज ज्यादा दे दें और उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम हो। तो इन सबसे पहले कि हम कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ें, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ें, हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट द कैपेसिटेंस या कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटेंस, चिल्ड्रन, कैपेसिटेंस या कैपेसिटी इज ओनली द एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर that how much charge it can store या hold, है ना? कैपेसिटर मेरे लिए कंडक्टर है ना? क्या है? कंडक्टर है, और वो कैपेसिटेंस या वो कंडक्टर जो है कितनी एनर्जी को स्टोर कर लेता है, उसकी इस एबिलिटी को ही, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर लेता है, उसकी इस एबिलिटी को ही उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कहा जाता है ना? कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को फॉर्मूले वाइज अगर आपको लिखना पड़े तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। क्या होता है? C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। बात समझ आ रही है ना? कि C यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर या कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, Q रिप्रेजेंट कर रहा है द चार्ज स्टोरेज, और V जो है वो उस कैपेसिटर का वोल्टेज, कितना वोल्टेज है उस कैपेसिटर का, इस बात को रिप्रेजेंट करता है। तो C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ द कैपेसिटेंस। और इसको जो मेजर किया जाता है, क्योंकि ये टाइप ऑफ एनर्जी है, तो डोंट यू थिंक दैट इट इज कैलकुलेटेड इन जूल, बट इट इज कैलकुलेटेड इन फैरेड। साइंटिस्ट का नाम था ये फैरेड। तो इफ आई कैन आस्क यू व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटी, दैट इज फैरेड। हालांकि जो 1 फैरेड है वो एक बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत बड़ी यूनिट है। आप न्यूमेरिकल्स में देखेंगे कि जो कैपेसिटर की कैपेसिटी दी जाती है वो कुछ माइक्रो पिको या नैनो फैरेड्स में दी जाती है। इसके पीछे का लॉजिक सिर्फ ये है कि जो 1 फैरेड कैपेसिटी होगी वो बहुत बड़ी यूनिट होगी, इसलिए जनरली हम लोग उसको 1 फैरेड को यूज नहीं करते हैं, फैरेड को यूज करते नहीं है। लेकिन हाँ, ये नो डाउट कि ऐसा यूनिट जो कैपेसिटी की होती है, कैपेसिटेंस की होती है, वो होती फैरेड ही है। ठीक है ना? चलिए और डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द कैपेसिटर एंड द कैपेसिटेंस क्या होता है। किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा आपको फॉर्मूले में दिखाई पड़ रहा होगा, इट इज C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। यानी कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी को 2 बातों से रिलेट किया जा सकता है कि हाउ मच चार्ज इट कैन बी स्टोर्ड एंड व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर। So we can say that the capacity of the capacitor depends on 2 factors, charge and the potential. It is completely wrong. किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी चार्ज स्टोरेज पर और उसके पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करती है। आपको
आपके पेट की कैपेसिटी, आपके खाना खाने की कैपेसिटी कितनी है, ये इस बात पर डिपेंड थोड़ी करता है कि खाना क्या बना है और आपको भूख कितनी लगी है। साइज तो आपके पेट का उतना ही रहेगा ना, ये थोड़ी बदल जाएगा। आपकी फेवरेट चीज बनी है तो आप 6 दिन का खाना एक साथ ही खा लोगे, या आपको भूख ज्यादा लगी है तो आप 6 दिन का खाना एक साथ ही खा लोगे, या आपकी फेवरेट चीज नहीं बनी है तो आप खाना कहीं कम खाओगे। ऐसा तो नहीं है ना, आपके पेट का साइज तो उतना ही रहेगा ना। ऐसे ही किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी तो एक कांस्टेंट वैल्यू, एक फिक्स वैल्यू है, सॉरी ये एक फिक्स वैल्यू है, और हर एक कैपेसिटर की इंडिविजुअल वैल्यू होती है। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि उस पर कितना चार्ज स्टोर होना है, ये इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि उसका कितना पोटेंशियल है। किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी फिक्स है। जैसे एक पॉट है, अगर उस पॉट को हम देखें कि वो 5 लीटर का है, तो वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा उसमें कितना पानी डालना है, तो उसकी कैपेसिटी बढ़ थोड़ी जाएगी, उसका साइज बढ़ थोड़ी जाएगा। एग्जैक्टली यही सेम कॉन्सेप्ट है कैपेसिटर के लिए, क्योंकि कैपेसिटर की ये एक्सटर्नल फैक्टर्स वो बाद में हम डिस्कस करेंगे कि हम उसमें डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करा देंगे तो उसकी कैपेसिटी चेंज हो जाएगी, वो एक अलग फैक्टर। लेकिन जो ओरिजिनल कैपेसिटर की कैपेसिटी होगी वो कभी भी इन दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करती, चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करती है। तो फिर डिपेंड किस पर करती है? कैपेसिटर की कैपेसिटी 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, और ये हम आपको 2 अलग अलग कैपेसिटर्स के केसेस में पढ़ाएंगे तो समझा भी देंगे। कैपेसिटर की कैपेसिटी डिपेंड करती है मीडियम पर, जैसे कि फ्री स्पेस है या कोई दूसरा मीडियम है, मीडियम पर डिपेंड करती है। और दूसरा कैपेसिटर की कैपेसिटी डिपेंड करती है उस कैपेसिटर के कॉन्फ़िगरेशन पर, साइज पर, ठीक है ना। कैपेसिटर के साइज और कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है। तो ये तो रही बात आपके कैपेसिटर की कैपेसिटी की। C = Q/V इज द फॉर्मूला ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। यानी कि किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी को कैलकुलेट कैसे किया, आप किसी भी पॉट का जो वॉल्यूम होगा उसका पता इसी बात से तो लगा पाएंगे कि उसमें कितना लिक्विड है, कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो फिल किया जा रहा है। ऐसे ही किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी को जो कैलकुलेट किया जाता है वो इन 2 फैक्टर्स पर कैलकुलेट किया जाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कैपेसिटर की कैपेसिटी चार्ज पर और वोल्टेज पर डिपेंड करती है ना। तो ये सिर्फ एक मेथड है कैलकुलेट करने का किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी का। C = Q/V, where Q is the charge stored by the capacitor and V is the voltage of the capacitor। इसको हम लोग यूनिट, इसकी असाइनमेंट क्या होती है, फैरेड होती है। इसको फैरेड में हम लोग काउंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। सभी को बात समझ में आ गई ना? क्या काम होता है कैपेसिटर का? कैपेसिटर का काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी चार्ज की फॉर्म में स्टोर करने का, ठीक है ना। और सडनली एट वंस जहां पर भी उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उस कैपेसिटर की मदद से उस एनर्जी को डिलीवर किया जा सकता है। ये कैपेसिटर होता है ना। कैपेसिटर बेसिकली कंडक्टर होता है, किसी भी शेप या साइज का हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। लेकिन जो आउटपुट आपको रिक्वायरमेंट है, उस आउटपुट के आधार पर, उस बेसिस पर हम कैपेसिटर्स को अलग अलग कैटेगराइज करते हैं। और 3 टाइप के कैपेसिटर्स को हम लोग यहाँ पर मेनली पढ़ते हैं, जो कि आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं, दूसरा आपका स्फेरिकल कैपेसिटर्स है, और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। यानी 12th में या बोर्ड्स में अगर हम देखें तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से क्वेश्चन आता है। स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर से क्वेश्चन जो होता है वो नहीं आता है, ठीक है ना। तो हम ज्यादा से ज्यादा फोकस किस पर करेंगे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर। हालांकि स्फेरिकल कैपेसिटर को भी मैं आपको समझा दूंगा, ताकि अगर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर आ जाती है, ये डिराइव करने को तो नहीं आएगा, कैलकुलेट करने को तो नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाती है, इनडायरेक्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कोई आ जाती है स्फेरिकल कैपेसिटर को लेकर के या सिलिंड्रिकल कैपेसिटर को लेकर के, तो उनके फॉर्मूले मैं आपको जरूर बता दूंगा कि ये उनके फॉर्मूले होते हैं और आप उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए अब चलते हैं कैपेसिटर, टाइप ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किस टाइप का कैपेसिटर है। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये जो 2 कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं, ये आपको दिखाई पड़ रही होंगी। देयर आर 2 कंडक्टिंग प्लेट्स separated by a particular distance, which should be quite a small distance as compared to the area of the plates. And it is very important, or you make sure the area of both the plates should be same. यहाँ पर 2 प्लेट्स आपको दिखाई पड़ रही ना। क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 कंडक्टिंग प्लेट्स, each of plate area same, ठीक है ना।
और उनके बीच का जो सेपरेशन होगा वो जितना कम होगा वो उतना ही अच्छा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा, या कम होना चाहिए एक अच्छे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, ठीक है ना। जितनी प्लेट सेपरेशन कम है, इस प्लेट सेपरेशन के रिस्पेक्ट में इन प्लेट्स का जो प्लेट एरिया होगा वो बहुत ज्यादा होना चाहिए किसी एक आइडियल या एक अच्छे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, ठीक है ना। ऐसे समझिएगा कि कोई दो पैरेलल प्लेट्स हैं which are very close by to each other, having the larger surface area, and the important thing is that both the plates should have the same area, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें एक प्लेट पर आपको चार्ज दिखाई पड़ रहा होगा पॉजिटिव चार्ज है, जबकि दूसरी प्लेट पर जो आपका चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है। इस बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि इस प्लेट की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है दैट इज प्लस सिग्मा, और इस वाले प्लेट की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है दैट इज माइनस सिग्मा। आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा, फर्स्ट चैप्टर में जो हमने गॉस थ्योरम पढ़ी थी, उस गॉस थ्योरम में हमने एक एप्लीकेशन पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। वहां पर जो वर्ड इनफाइनाइट हमने यूज किया था, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज का मतलब ये हुआ था कि द एरिया ऑफ द प्लेट शुड बी लार्ज, है ना। और उसी लार्जर एरिया प्लेट के लिए हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो दो प्लेट्स हैं जिनकी सरफेस चार्ज डेंसिटीज इक्वल और ऑपोजिट है, क्योंकि एरिया बराबर है, तो और चार्जेस एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, तो उनकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटीज है वो सिग्मा और माइनस सिग्मा ने इक्वल और ऑपोजिट है। हम बात कर रहे थे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों ने पढ़ा था किसी इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए, उसके लिए हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया था E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, पढ़ा था ना। और इसी एक्सप्रेशन को जब इसकी दो शीट्स के लिए पढ़ा था और इक्वल और ऑपोजिट कंडीशन हमने पढ़ी थी, तो हमने आपको बताया था कि इस तरफ जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा, इस तरफ जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा, जबकि इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कितनी आएगी, E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू आई थी। E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होगी, हमने आपको बताया था कि इसकी कैपेसिटी इसके कॉन्फ़िगरेशन पर, इसके साइज पर, इसके एरिया पर, ये किस तरीके से मैटर करती है, किस पर डिपेंड करती है, हमको ये फॉर्मूला पता लगेगा जब हम लोग अलग अलग कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी हम डिराइव करने यहाँ पर जा रहे हैं। तो ये वाला फॉर्मूला था C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, ये इसका डेरिवेशन के बेसिस पर किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी का एक जनरल कॉन्सेप्ट था कि किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी का जनरल कॉन्सेप्ट क्या होता है, कोई डिराइव्ड फॉर्मूला नहीं है, ये कहीं से डिराइव नहीं हुआ है, ये एक जनरल डिस्कशन है अबाउट द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। ये हम जो यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग निकालने जा रहे हैं कि किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी कैसे शेप और साइज पर मैटर करती है, डिपेंड करती है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में उसकी कैपेसिटी क्या होगी, हम वो डिराइव करने यहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा, हमने आपको फिगर समझा दिया, ये एक आपकी पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, हैविंग इक्वल एंड ऑपोजिट सरफेस चार्ज डेंसिटीज, हैविंग द प्लेट एरिया सेम एंड द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज कंसीडर्ड D। आप देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना, ठीक है। तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो अभी मैंने आपको बताया, गॉस थ्योरम में हम लोग पढ़ चुके हैं, E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। डेरिवेशन को डिराइव करने से पहले दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट्स सेट होने चाहिए कि अगर आपको कैपेसिटी का फॉर्मूला डिराइव करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड रिमेंबर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द कैपेसिटी व्हिच इज C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, यानी कि C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V में हमको ये V कैलकुलेट करना होगा, ठीक है ना। और उस V को कैलकुलेट करने के बाद में उस वैल्यू को इसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो आपको उस कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला पता लग जाएगा। तो सबसे पहले तो देखिएगा, हमको अगर वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर दो फॉर्मूले को हमको यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर एक तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है ना हमने आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्या पढ़ा है पोटेंशियल ग्रेडियंट, E इज इक्वल्स टू dV अपॉन dr, पढ़ा है ना, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, E इज इक्वल्स टू dV अपॉन dr, उस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और दूसरा कौन सा यूज करेंगे फॉर्मूला, यही वाला C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, ठीक है ना।
तो फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट इफ आई सी इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू इट शुड बी V अपॉन D। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये फ्री स्पेस है, मतलब यहाँ पर कोई भी अभी मीडियम के तौर पर देखा जाए तो ये फ्री स्पेस हमने पढ़ा है ना पिछले चैप्टर में, या तो फ्री स्पेस होता है या फिर कोई ना कोई मीडियम होता है, तो फ्री स्पेस है ये सिचुएशन फ्री स्पेस के लिए है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर E नॉट लगा सकते हैं जो कि फ्री स्पेस को रिप्रेजेंट करती है। इट इज नॉट एप्सिलॉन नॉट, इट इज E नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना। यहाँ से अगर आप V की वैल्यू निकालेंगे तो क्या V इज इक्वल्स टू E नॉट इंटू D हो जाएगा, तो आ जाएगा V इज इक्वल्स टू E नॉट इंटू D। अच्छा आप बताइए व्हाट इज E नॉट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों प्लेट्स के बीच की, ये कितनी है, यूज करिए गॉस थ्योरम का स्पेशल केस, क्या है V इज इक्वल्स टू E नॉट की जगह पर क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। रिमेंबर बताया था ना हमने आपको, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर प्लेट्स की सरफेस चार्ज डेंसिटीज बराबर हो, इक्वल और ऑपोजिट हो तो, एंड व्हाट इज सिग्मा, अरे सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया, व्हाट इज सिग्मा, चार्ज अपॉन एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट, और डी आपका है ऊपर मल्टीप्लाई में। क्या पता लग गया हमको, वोल्टेज। क्या पता लग गया, वोल्टेज। अब इस वोल्टेज को कहां पर यूज कर देंगे, इस फॉर्मूले में। क्या कैलकुलेट करना है, क्या ड्राइव करना है हमको, कैपेसिटी ड्राइव करनी है ना। तो कैपेसिटी C इज इक्वल्स टू Q अपॉन व्हाट इज V, इन प्लेस ऑफ V Q D एंड A एप्सिलॉन नॉट आपका ऊपर चला जाएगा, तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, इट इज A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। देखो शुरुआत में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, इस कैपेसिटर की कैपेसिटी इसके कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करेगी, मीडियम पर डिपेंड करेगी। तो यहां पर मीडियम क्या है, फ्री स्पेस है, दैट्स व्हाई यहां पर क्या है, एप्सिलॉन नॉट है, व्हिच इज द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। अगर यहां पर कोई ना कोई मीडियम होता, डाइलेक्ट्रिक होता, तो हम लोग वहां पर उसकी परमिटिविटी का यूज करते, क्योंकि यहां पर फ्री स्पेस है, इसीलिए परमिटिविटी इन फ्री स्पेस का यूज किया गया है। दूसरा क्या मैंने बताया था आपको, लार्जर एरिया शुड बी रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर एरिया ज्यादा होगा, यानी कैपेसिटी सीधे एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल करके आ रही है। दूसरा डी इनवर्स आ रही है ना, मैंने क्या कहा था, जितना डी कम होगा, इनफाइनाइट वर्ल्ड का मतलब ही क्या हुआ, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइटली लॉन्ग टर्म का मतलब ये हुआ कि किसी, ये देखिए इनफाइनाइट वर्ल्ड का मतलब ये नहीं है कि हमेशा इनफाइनाइट बहुत दूर की चीजों को यूज किया था कि वही इनफाइनाइटली चीजें होती हैं, ऐसा नहीं है। अगर मैं किसी इस वॉल के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करता हूं, तो इफ आई सी दिस वॉल फ्रॉम द लॉन्ग डिस्टेंस, तो मुझे ये वॉल छोटी दिखाई पड़ेगी, और अगर मैं इस वॉल के पास में आ जाऊंगा तो क्या ये वॉल मेरे लिए बड़ी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, क्या वॉल तो उतनी ही बड़ी रही, सिर्फ मेरी पोजीशन बदल गई ना। तो ये इनफाइनाइट वर्ल्ड जो है ये एक रिस्पेक्टिव क्वांटिटी है। अगर आप इन दोनों के बीच की प्लेट्स की सेपरेशन को कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, तो क्या इनके एरिया का जो रिस्पेक्टिव क्वांटिटी होगी वो इनफाइनाइट कंसीडरेबल नहीं होगी। कोई एक पॉइंट है, कोई एक पॉइंट है यहां पर है, तो इफ दिस पॉइंट इज वेरी क्लोज टू दिस प्लेट, तो क्या इस पॉइंट के लिए अगर हम ऊपर से नीचे तक देखेंगे तो क्या बहुत बड़े प्लेट दिखाई नहीं पड़ेगी, और यही से मैं इस पॉइंट को दूर ले जाऊं, यहां से अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे, बात समझ में नहीं आ रही है ना। इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट वर्ड एक रिस्पेक्टिव क्वांटिटी है ना। इस इनफाइनाइट का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इनके बीच के सेपरेशन को रिड्यूस करता जाऊंगा तो इन प्लेट्स के इनफाइनाइटली लॉन्ग होने की सिचुएशन और बढ़ती चली जाएगी, मतलब ये इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडीशन को और ज्यादा फुलफिल करने लग जाएंगी। जितना डिस्टेंस में बढ़ा दूंगा तो उस सिचुएशन में इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट ऑफ चार्ज ये नहीं रह जाएंगी फिर, है ना। तो यहाँ पर जो हमने कैपेसिटी कैलकुलेट की उससे साफ साफ समझ में आ रहा है हमको कि इस कैपेसिटर की कैपेसिटी जो है वो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, यानी कि एरिया, एप्सिलॉन नॉट यानी कि मीडियम, और D यानी कि सेपरेशन पर डिपेंड कर रही है। कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन भी आ सकता है फॉर्मूले में, तो वहां पर भी C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, वहां पर क्यों नहीं कह सकते कि हम C जो है आपका Q और V पर डिपेंड कर रहा है, Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और V के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस बात को हालांकि मैंने एग्जांपल लेके पहले भी समझा दिया, लेकिन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझेंगे तो अगर आपने क्लास 10 में अच्छे से पढ़ाई करी है और मुझसे ही पढ़ा है तो आपको पता होगा रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला निकल करके आता था, रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल्स टू R इंटू A अपॉन L, और फिर मैंने आपसे पूछा था कि मुझे बताइए कि क्या रेजिस्टिविटी एरिया के डायरेक्टली और लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है,
तो मैं आपने क्या कहा था, नहीं सर ये डिपेंड नहीं करती है, और एग्जैक्टली रेजिस्टिविटी एरिया पर और लेंथ पर डिपेंड ही नहीं करती है, लेकिन फॉर्मूले में तो है, लेकिन ये इसका फॉर्मूला डिराइव्ड फॉर्मूला नहीं है। बात समझ आ रही ना, इसका डिराइव्ड फॉर्मूला कुछ और है, हम आपको थर्ड चैप्टर में पढ़ाएंगे। हमको कैसे पता लगेगा कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? अरे रेजिस्टेंस से देख लो आप, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I की बात आप करिए, तो R इज इक्वल्स टू V अपॉन I तो इसका डिराइव्ड फॉर्मूला नहीं है, ये इसका डेफिनेशन के थ्रू दिया गया फॉर्मूला है। इसका जो डिराइव्ड फॉर्मूला होगा दैट आई विल टीच यू इन चैप्टर 3, R इज इक्वल्स टू M L अपॉन A N E स्क्वायर इनटू टाउ, और वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होती है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होती है ना। तो ध्यान रखिएगा, हर एक चीज फॉर्मूले में जो लिखी है जरूरी नहीं है कि वो उसकी डेरिवेटिव क्वांटिटी और डेरिवेटिव वैल्यू हो। जो डेरिवेटिव वैल्यू होती है वहां से हमको समझ में आ रहा है। फिजिक्स का यही एक अच्छी बात है, फिजिक्स में जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो डेरिवेटिव वैल्यूज हैं, डेरिवेशन से ही हमको पता लगता है कि इसका बेसिक फॉर्मूला तो ये है, लेकिन इसके बेसिक फॉर्मूले से बदल करके चीजें कैसे मैनिपुलेट करी जा सकती है ना, कैसे कैसे और कई फैक्टर्स पर ये डिपेंड कर सकती हैं। तो ये किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला है, C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, जहां से ये किसी फ्री स्पेस के लिए मैंने इसको बताया है। और अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं कोई ऐसे डायलेक्ट्रिक यूज कर दूं जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो, तो इसकी कैपेसिटी फिर क्या हो जाएगी, कैपेसिटी Cm, यानी कि M यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मीडियम के लिए, कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर इन मीडियम। ये किसके लिए थी, फ्री स्पेस के लिए। कहीं कहीं पर इसको C नॉट भी लिखते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। C नॉट का मतलब ये होता है कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर इन फ्री स्पेस, और M का मतलब क्या हो जाएगा, कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर इन मीडियम। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई डायलेक्ट्रिक मैंने यूज कर दिया जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो उसके लिए आपका ये कैपेसिटी जो होगी वो K टाइम्स हो जाएगी, यानी कि K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D हो जाएगी, यानी कि इस ओरिजिनल कैपेसिटी की K टाइम्स हो जाएगी, बढ़ जाएगी उतनी। समझ में आ रहा है ना। डायलेक्ट्रिक्स भी अगर अभी तक आपको क्लियर नहीं हुए हैं तो सी माय लास्ट वीडियो, और मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि डायलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। डायलेक्ट्रिक्स वो मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करते, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, है ना। और वो कैसे करते हैं, हमने आपको पोलराइजेशन समझाया है। पोलराइजेशन में हमने क्या पढ़ा था कि कोई नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स जो होते हैं, अगर उनको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उनके जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। इसी फिनोमेना को हम लोग पोलराइजेशन कहते हैं। भाई ये जो आपकी प्लेट्स है पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज प्लेट, ये कोई आसमान से बन के थोड़ी पॉजिटिवली और नेगेटिवली बन करके आई हैं, हम इनको पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज बनाते हैं, है ना। कैसे आप किसी प्लेट को पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज कर सकते हो, इसके कई सारे मेथड्स हो सकते हैं, कई सारे इसके फॉर्मूले या मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन कोई भी प्लेट डायरेक्टली चार्ज ही होकर के आती है, ये कोई जरूरी नहीं है, ये ऐसा नहीं होता है ना। यहाँ पर भी इनको चार्ज किया जाता है, और इनको चार्ज कर दिया जाता है तो इनके बीच में ये इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होने लगता है। अब ये चार्ज स्टोरेज डिवाइस बन जाती है, अब ये कैपेसिटर की तरह यूज करी जा रही है, ठीक है ना। तो ये रहा आपका कैपेसिटर का बेसिक कॉन्सेप्ट कि कैपेसिटर्स क्या होते हैं, कैपेसिटर्स की कैपेसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा कि कैपेसिटर्स हमको तीन टाइप के होते हैं कैपेसिटर्स, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर्स और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है। हमारे सिलेबस में क्योंकि सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो हमने उसका डेरिवेशन हमने आपको बताया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन क्या है। इसके अलावा जो स्फेरिकल कैपेसिटर्स हैं या जो आपके सिलिंड्रिकल कैपेसिटर्स हैं, इनका मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला बता दूंगा। कैपेसिटर स्फेरिकल कैपेसिटर में आपको थोड़ा सा और डिटेल में इसलिए भी समझा दूंगा ताकि वहां से हम ये क्लेरिफाई कर सकें कि किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी जो होती है वो कैसे उसके कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है, और किसी आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए क्या होगी कैपेसिटी। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला बता दूंगा, आप याद कर लीजिएगा। अगर कोई न्यूमेरिकल इनडायरेक्टली पूछा जाता है तो आप वहां पर यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन एनालिसिस जो आपके सिलेबस में है वो सिर्फ और सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की ही है। ये सिर्फ शुरुआत थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। हमको इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दो इंपॉर्टेंट केसेस को पढ़ना है जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी है वो दो सिचुएशन। अगर अभी जैसे यहाँ पर क्या है कि अभी अगर इन प्लेट्स के बीच में स्मॉल सेपरेशन डी है तो हमने उसका कैपेसिटी का फॉर्मूला डिराइव करके आपको दिखा दिया। अब अगर इनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेट जैसे माइका की प्लेट इंसर्ट करा दी जाए
तो उस माइका शीट से या उस डाइलेक्ट्रिक से इस कैपेसिटर की, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, ये हमको आगे समझना है। तो उसके दो डेरिवेशन है वो हमें करने हैं कि व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स एंड व्हेन अ कंडक्टिंग स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। आज आप सिर्फ कैपेसिटर और उनकी बेसिक टर्मिनोलॉजी को पढ़िए, समझिए। इसके अगले वीडियो में आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स एंड अ कंडक्टिंग स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। इसके बाद में 3 लेक्चर मैंने आपसे बताया था, 2 या 3 लेक्चर लगेंगे, ये कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगले वीडियो में, अगले क्लास में मैं आपको समझाऊंगा ये दोनों केसेस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के, और उसके अगले केस में, उसके अगले सेशन में मैं आपको समझाऊंगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर और कुछ टर्म आपके स्फेरिकल कैपेसिटर से रिलेटेड। ठीक है ना? तो आपका बहुत जल्दी ये चैप्टर भी फिनिश होने वाला है। आप साथ साथ में पढ़ाई करते रहिए। जितना आप साथ साथ में पढ़ाई करेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, रिवीजन करते रहेंगे, आपको एक चैप्टर उतना ही क्लियर होता चला जाएगा। इसके जो भी डाउट्स हैं आप जरूर मुझसे पूछिए। एनसीईआरटी बुक का यूज करिए पढ़ने के लिए। उसमें जितने भी कंटेंट आपको दिया गया उसको जरूर पढ़िए, रिवाइज करिए, मेरे वीडियोस को देखिए। अगर कोई डाउट्स लगते हैं तो आप मुझसे जरूर पूछिए। आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और इस वीडियो के लिंक में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप पढ़िए तभी आप पूछेंगे, ठीक है ना? अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप पूछेंगे नहीं। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। अगले वीडियो में मैं आपको इनके 2 स्पेशल केसेस को लेकर के अगला वीडियो प्रिपेयर करूंगा, अगला वीडियो बनाऊंगा। तब तक आप पढ़िए कैपेसिटर्स। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।